सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं लिसन फिजिक्स। देखिए क्लास 10th में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th में बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम शायद होगा 17, 18, 19 या 20 को आप लोग का एग्जाम होगा साइंस का, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, मैं बता दूंगा आगे। बाकी साइंस का जो फिजिक्स है वो देखेंगे एग्जाम फरवरी के लिए, ठीक है, जो 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, ठीक है, उसके लिए। तो हम लास्ट चैप्टर लिए हैं ऊर्जा का स्रोत, उसमें क्या क्या वीवी है वो देखेंगे। देखिए भैया, ऊर्जा के स्रोत जो है लास्ट चैप्टर हमारा, उसका सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आखिरी वीडियो है क्लास 10th के लिए। हो सकता है एक आध वीडियो और मैं ले जाऊँ टिप्स और ट्रिक्स पे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हो सकता है नहीं भी आए वीडियो, तो आप लोग के लिए टेंशन नहीं लेना है। ये लास्ट वीडियो है क्योंकि लास्ट टॉपिक भी है, लास्ट चैप्टर भी है। तो आप लोग को अच्छे से एग्जाम देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिएगा, आराम से एग्जाम दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। आप लोग फिजिक्स में अच्छा कीजिएगा, मुझे पता है, जितना भी है मैं सब बता दिया हूँ। और जब आप लोग 11th में आइएगा तो मेरे चैनल से पढ़िएगा, ठीक है। हेल्प तो ले ही सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आइए हम लोग लास्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो एक आ जाए या हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि बहुत बिजी चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। कोशिश करते हैं 17 से पहले एक वीडियो आ जाए। आज 12 ही तो है, 5 दिन है, तो एक वीडियो शायद आ जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आइंस्टाइन का समीकरण, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विचलन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले आइंस्टाइन का समीकरण है। देखिए ऊर्जा के स्रोत में हमें मेनली ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है, ठीक है, कि क्या क्या ऊर्जा के स्रोत होते हैं प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। तो ऊर्जा क्या है भैया? भैया जो भी चीज़ हमें एनर्जी देती है वो ऊर्जा है। देखो भैया, ऊर्जा क्या है? जिससे हमें ताकत मिलती है, ठीक है, ऊर्जा है। जरूरी नहीं है कि ताकत मिलती है, ईंधन भी मिले जिससे, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, वो भी क्या है? ऊर्जा ही है। मतलब जिस किसी से क्या हो, ऊर्जा हो, गाड़ी आखिर उसी से चलती है तो वो ईंधन हो गया, ठीक है। वो भी क्या, ऊर्जा का रूप है। सूर्य भैया, सूर्य सन, वो भी एनर्जी का रूप है, तो वो भी क्या हो गया? ऊर्जा ही हो गया सर। और सर CNG सर, ईंधन ही हो गया सर। पेट्रोल सर, CNG पेट्रोल। LPG सर, LPG पेट्रोल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये सभी क्या है? ऊर्जा का रूप ही है सर। और देखिए सर, विद्युत भी क्या है? ऊर्जा का रूप है। मतलब जिससे भी हम लोग क्या करते हैं, काम लेते हैं, वो क्या है? ऊर्जा का रूप हो गया सर। जल सर, जल भी क्या है? ऊर्जा का एक तरह से रूप हो गया सर। थोड़ा सा नॉइज मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कोई कपड़ा खींच रहा है इंसान, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, हम लाउड बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यही क्या है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत मतलब ये सब कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है उसको बोल देंगे ऊर्जा का स्रोत। सन कहाँ से आता है? सूर्य का लाइट सूर्य से ही आता है, तो उससे ऊर्जा का। विद्युत कहाँ से आता है? तो विद्युत जहाँ बनता है उसे विद्युत संयंत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट, वो ऊर्जा का स्रोत है। किसका? विद्युत का। जल कहाँ? समुद्र से है। तो ये सभी क्या है? इस सभी का जहाँ स्रोत होगा, जहाँ से कोई चीज़ आएगा, कोई ऊर्जा आएगा, तो उस माध्यम को ही स्रोत बोलते हैं सर। तो ये हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए, इसको भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, स्रोत को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा ऊर्जा स्रोत, यानी ये सभी ऊर्जा जहाँ से भी हम लोग लाते हैं वो माध्यम क्या कहलाता है? ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। जैसे ईंधन ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा, विद्युत संयंत्र, जल, समुद्र, ये सब, LPG सब ईंधन ऊर्जा के रूप में, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए अब क्या है हमारा आइंस्टाइन का समीकरण है। फिर आइंस्टाइन का समीकरण क्लास 9th में ज़्यादा नहीं है, बस पढ़ना है। E = mc², E = mc²। ये है भैया आइंस्टाइन का समीकरण। इसमें ज़्यादा हम मतलब आप लोग को बता दें कि ये क्या है। तो भैया बोला ना कि किसी भी चीज़ का, किसी भी, जैसे पृथ्वी है तो उसका मान, उसका द्रव्यमान और ऊर्जा, इसका द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों क्या रहता है? नियत रहता है सर। नियत यानी कांस्टेंट सर, कांस्टेंट रहता है, मतलब समान रहेगा सर। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा, ठीक है, और उसका ऊर्जा दोनों एक दूसरे के रूप में क्या है? समान रहेगा सर, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष में। तो ये बनाया E = mc², जहाँ E क्या है सर? E क्या है? एनर्जी है सर, ठीक है, एनर्जी है। M क्या है सर? मास है। और E क्या है? c²। c है प्रकाश का चाल × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये तो आपको पता होगा। तो ये हमारा समीकरण है, वेयर E क्या है? एनर्जी, M क्या है? द्रव्यमान, और C क्या है? प्रकाश की चाल, जो कि इतना होता है। तो ये है भैया, मतलब एनर्जी किसके बराबर होता है? द्रव्यमान × प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये होते हैं आइंस्टाइन समीकरण।
भैया आइंस्टाइन ने ही कुछ खोजा है, ठीक है, आइंस्टाइन ने ऊर्जा के स्रोत में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, ठीक है। आप लोग अगर इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। बाकी यहाँ BBI चल रहा है, आपको इंट्रोडक्शन के लिए चैप्टर पढ़ना होगा, चैप्टर के लिए मेरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। आइंस्टाइन का समीकरण, अब देखिए सर, एक होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन देखिए सर, वैसा ऊर्जा का स्रोत जो क्या हो, जीवों से बना हो, जीवों के अंश से बना हो, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देखो जीवाश्म ईंधन, देखिए भैया ईंधन मतलब समझ रहे हैं CNG, पेट्रोलियम, LPG, ऊर्जा का स्रोत कोयला, ये सभी क्या ईंधन है। तो ये जो जिससे हम लोग जलाते हैं उसे ईंधन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो क्या है, ईंधन है, लेकिन वो वैसा ऊर्जा का स्रोत जो जीव के अंश से बना हो, जीवों के अंश से बना हो। देखिए सर, जब पृथ्वी सुबह बहुत पहले था ना, तो क्या होता था ना, पेड़ पौधा जब मरते थे तो वो क्या होता था, पेड़ पौधा और आदमी लोग जब मरते थे तो वो क्या होता था, दब जाता था पृथ्वी के अंदर, ठीक है। आदमी लोग, बकरी लोग, ये सब सभी क्या होते थे, मर जाते थे और दब जाते थे, फिर से एक नया चीज़ का निर्माण हो जाता था। तो वो जब दब जाते थे तो वो कभी पेड़ पौधा हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, मनुष्य हो गए, ठीक है, जीव हो गए। तो ये सभी जो दब के गलते हैं ना, उसके बाद सड़ने के बाद क्या बनते हैं, ईंधन का रूप ले लेते हैं सर। ये क्या करते हैं, ईंधन का रूप ले लेते हैं। पेड़ पौधे क्या बन जाते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं कोयला, कोयला बन जाता है, ठीक है। और बहुत टेम्परेचर पे, मतलब बहुत साल बाद, 500 साल बाद, और बहुत सा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, और ये क्या होता है, जीवों का अंश क्या बन जाता है, जीवों का अंश पेट्रोल बन जाता है। तो ये सभी क्या बन जाते हैं, ईंधन का रूप ले लेते हैं। ये सभी जो अंश है, जीव के अंश, तो उससे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। यानी जो जीवों के अंश से बहुत साल पहले बना हो, पृथ्वी के अंदर मिलता हो, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। हाँ, समझिए। अब देखिए जीवाश्म ईंधन समझ गए हम लोग, ठीक है। जैसे CNG, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल और कोयला बेस्ट एग्जाम्पल है इसका सर, ठीक है। पेट्रोल और कोयला बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए सर, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल है सर। अब जीवाश्म ईंधन भी एक प्रकार का ऊर्जा है, लेकिन कौन सा ऊर्जा का स्रोत है ये भी डिसाइड हम लोग के करना है, ठीक है। ये भी क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, लास्ट चैप्टर लेट हुआ है, इस बात के लिए तो मैंने सॉरी बोल ही दिया हूँ, ठीक है। लेकिन अगली बार से ये नहीं होगा, ठीक है। अगली बार से हम लोग 2-3 महीना पहले ही ख़त्म करेंगे, तब ना रिवीजन हो पाएगा दोबारा से सिलेबस को, ठीक है। अब देखिए सर, ये जो सभी है, ये सभी क्या ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत है दो प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखिए सर, अनवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय, ध्यान सुनिए, अनवीकरणीय मतलब जो नया न हो उसे अनवीकरणीय कहेंगे ऊर्जा का स्रोत। तो यानी जीवाश्म ईंधन नया है? नहीं सर, जीवाश्म ईंधन नया नहीं है, बहुत पुराना है, 5 साल पहले बना होगा, तब आके मिल रहा है कोयला, पेट्रोल, ये सब, ठीक है। तो ये जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। यानी उदाहरण आपको मिल गया क्या, पेट्रोलियम और कोयला, दो एग्जाम्पल, ठीक है, किसका, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले कि ये नया नहीं है, मतलब नया नहीं है, आधुनिक नहीं है, ये बहुत पुराना है, ठीक है। दूसरा, भैया इसका इस्तेमाल करने पर लिमिट में रहते हैं। भैया ये क्या होता है, लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब सीमित है सर, सीमित मतलब सर, अब देखिए सर, कोयला पेट्रोल ऐसा नहीं है कि हम लोग अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, नहीं, एक तरह से लिमिट है। हाँ, वो अलग बात है कि दूसरी जगह खोदेंगे, दूसरी जगह हो सकता है और मिल जाए पेट्रोलियम, कोयला, लेकिन एक तरह के सीमित ही है, पूरा पृथ्वी पर सीमित ही तो है, अनलिमिटेड थोड़ी ना है। इसको हम और बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जीवाश्म ईंधन है, जीवो मरेंगे, दबेंगे, मरने दबने के बाद होंगे तब जीवाश्म ईंधन तैयार होता है सर, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, नया नहीं है, और दूसरा ये लिमिटेड है, ये सीमित है, ये खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। हाँ, ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो इसे ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, तो इसे ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो इसे ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या भैया, दो कंडीशन, इसी को डिफिनेशन में हम कर देंगे, उदाहरण हमारा सामने ए रहा, ठीक है। अब देखिए सर, नवीकरणीय तो समझ गए, अब ये समझना है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। भैया नवीकरणीय मतलब जो नया हो, यानी ये नया होता है सर, सबसे पहला बात, यानी आधुनिक है, और ये अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड मतलब असीमित जो हो, मतलब जिसका यूज करने पे खत्म ना हो, वो अनलिमिटेड हो गया सर। जैसे बिजली सर, बिजली अनलिमिटेड है सर, क्या है, बिजली अनलिमिटेड है, यानी विद्युत भी अनलिमिटेड है सर। पानी अनलिमिटेड नहीं है सर, विद्युत लिमिटेड, हाँ विद्युत अनलिमिटेड है। और क्या है, सौर ऊर्जा सर, सौर ऊर्जा भी क्या है,
सौर ऊर्जा भी क्या है, अनलिमिटेड है सर। सौर ऊर्जा जो हम धूप से बिजली बनाते हैं वो, ठीक है, तो वो अनलिमिटेड है। विद्युत भी क्या अनलिमिटेड है। तो ऐसी ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है, जिसका यूज करने पे खत्म ना हो प्लस वो आधुनिक हो, तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे सर, ठीक है। ये हो गया हमारा खत्म। अब देखिए सर 3 टॉपिक बचा है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब देखिए सर विद्युत संयंत्र। विद्युत संयंत्र क्या है, हमने बोला जहाँ पर इलेक्ट्रिक को बनाते हैं उसे विद्युत संयंत्र कहते हैं, जहाँ पर विद्युत को बनाते हैं उसे विद्युत संयंत्र कहते हैं। यानी एक प्लांट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, ठीक है। अब बनाने का बहुत तरीका होता है, 3 तरीका मेनली पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। देख लीजिए, इसको डिफाइन कर लेंगे हम लोग कि भैया वैसा जगह जहाँ पर उपयुक्त यंत्रों द्वारा विद्युत को हम बनाते हैं उसे विद्युत संयंत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट कहते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, जलीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, पवन विद्युत संयंत्र। समझ गए, 3 तरह के। अब देखिए सर, हमने बोला एक क्या है, तापीय। तो ये तापीय मतलब सर ताप यानी टेम्परेचर का बात आ रहा है, यानी तापीय विद्युत संयंत्र। एक है जलीय विद्युत संयंत्र, जलीय विद्युत संयंत्र यानी वाटर का बात आ रहा है। और एक बात आ रहा है ठीक है। तो देखिए तापीय मतलब ताप, जो ताप द्वारा बनाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यही यूज होता है जी। कोयला को जला देते हैं, उससे उष्मा निकलता है, तो उसी उष्मा से हम लोग विद्युत धारा बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है। होप आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए सिंपल है, कोयला को जलाते हैं तो भाप बनता है, उसी भाप से हम लोग क्या करते हैं, एक एनर्जी का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। उसी भाप से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या करते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। सिंपल है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, ठीक है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक प्लांट सबसे ज़्यादा ऐसा ही बनता है। अब जलीय, देखिए सर जहाँ पे समुद्र का इलाका होता है वहाँ पर जलीय विद्युत संयंत्र बनाया जाता है। एक डायनामो को रख दिया जाता है, यानी मोटर को, और मोटर को पानी क्या करती है, घुमा देती है। पानी क्या करती है, मोटर को घुमा देती है बहाव से, तो मोटर घूमता है तो मोटर से 2 तार निकल जाता है, जिससे करंट उत्पन्न होता है। तो ये स्वदेश मूवी में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जलीय मतलब जल द्वारा अगर विद्युत निर्माण किया जाता है तो उसे जलीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। अब देखिए सर पवन द्वारा, पवन चक्की आप लोग सुने होंगे, पवन चक्की बेस्ट अमल है पवन विद्युत संयंत्र का। यानी एक पवन रहता है, उसमें मोटर ला दिया जाता है, उसका पंख रहता है, ठीक है। आप लोग गांव में भी घूमे होंगे, ठीक है। इसको जब हवा चलता है तो ये घूमता है, अब ये घूमेगा तो उसके पीछे मोटर रहता है, और वही मोटर या डायनामो क्या करता है, घुमाने पर विद्युत दे देता है। तो ये जब हवा चलता है तो ये मतलब जहाँ पर पवन ज़्यादा चलता है वहाँ पर ये रहता है क्या, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, ठीक है, पवन चक्की, जिसे पवन विद्युत संयंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से विद्युत संयंत्र बनते हैं, तो ये आपके सामने है सर, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। रिवर्स कर लीजिए, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आप अगर समझे नहीं होंगे तो। देखिए सर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन मेनली आप लोग के एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसका सिलेबस से लेना देना नहीं है। हो सकता है पूछ दे आउट ऑफ सिलेबस, बट अधिकतर नहीं रहता है। देखिए सर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सभी क्या है, ये सभी नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा मतलब सर कि कोई परमाणु का अंश हो या कोई अणु हो, परमाणु हो या अणु हो, उससे जो ऊर्जा बनी हो टूटकर या बिखर कर, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे सर। अब नाभिकीय ऊर्जा क्या बनती है, टूटकर या बिखर कर या जुटकर या टूटकर, ठीक है, टूटकर, ठीक है। ये हो गया नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए सर नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जुटता है पदार्थ, क्या करता है, जुट के एक हानिकारक पदार्थ बना देता है, समझे। जैसे सूर्य सर, सूर्य क्या है, बहुत पदार्थों का मिश्रण है सर, ठीक है, बहुत ही अधिक है, तो वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण हुआ। नाभिकीय विखंडन सर जब सूर्य फट जाए सूर्य फट जाए तो पूरा पृथ्वी का सौर मंडल का विनाश हो जाएगा, तो वो क्या है, नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। अब परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सभी क्या है, नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। एक पदार्थ जाती है और पूरा फट जाती है सर, समझ रहे हैं। तो ये नाभिकीय विखंडन, यानी परमाणु बम या हाइड्रोजन बम, ये सभी कभी क्या है, ये सभी नाभिकीय विखंडन उदाहरण है, ठीक है। हाँ, तो ये नाभिकीय ऊर्जा का रूप है, जिसमें नाभिकीय विखंडन में एक हानिकारक पदार्थ टूटकर अन्य हानिकारक पदार्थ में विस्फोट कर देती है, जैसे हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सभी। नाभिकीय संलयन जैसे सूर्य हो गया, इसमें बहुत हानिकारक पदार्थ मिलकर एक अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती है या स्रोत बन जाती है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। समझ गए, होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए हमने पढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि टाइम है कम, आप लोग को पढ़ाना है ज़्यादा, ठीक है, इसलिए। और कुछ पॉइंट्स है भैया, आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए, रिवीजन कर लीजिए, 1-2 सेट बना लीजिएगा 17 तारीख से पहले, प्रॉपर 3 घंटा बैठ के आदत हो जाएगा साइंस का। और कुछ टिप्स क्या है भैया, टिप्स है कि पहले आप लोग क्या बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव आराम से बना लीजिएगा,
ठीक है, 40 रहता है बनाना, 80 रहता है तो आराम से बना लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का वो भी रहेगा, ठीक है। 20 मार्क्स कॉलेज से प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो वो मांग लीजिएगा, ठीक है। 20 में से कम 15 प्लस तो दे ही वो, ठीक है। हाँ, 20 में से 15 प्लस क्या करें, वो दे ही। और प्लस फिजिक्स का सब्जेक्टिव रहेगा 2 मार्क्स वाला 4, तो उसको बना लीजिएगा 8 में से। फिर वही 6 मार्क्स वाला 2 रहेगा, 1 बनाना रहेगा। हाँ, उसके लिए 6 मार्क्स का क्या है भैया, ओम का नियम देख लीजिएगा, दर्पण सूत्र देख लीजिएगा, लेंस सूत्र देख लीजिएगा। ओम का नियम ग्राफ द्वारा सत्यापन करना, विद्युत डायनेमो, विद्युत मोटर, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, यही सबसे आता है, ठीक है। और नहीं तो 2-2 मार्क्स वाला 2-3 क्वेश्चन दे देगा। जैसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, पता उत्तल दर्पण को वाहनों में ही क्यों पास दर्पण के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या करता है, 2 नंबर में 2-3 वो जोड़ के 6 नंबर में कर देता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। होप आपका एग्जाम अच्छा जाए, उम्मीद करते हैं अच्छा जाएगा ही जाएगा, आप लोग मेहनत किए होंगे तो, ठीक है। और 5 डिवीजन तो कोई रोकेगा नहीं बिहार बोर्ड में आप लोग को, बस 5 डिवीजन में पैसा मिल जाएगा ठीक है, मेनली वही डिपेंड करता है। बाकी जितना अगर हाँ 5 डिवीजन से ऊपर लाना तो 90% का सोचिए, 80% से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने हमारे साथ देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।